नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो वह प्रश्न था कि भारत का कौन सा राज्य सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य है। तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका आंसर होगा केरल। केरल भारत का पहला राज्य बना जिसने सब्जियों के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय किया है। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि आंग सान सू की पार्टी ने हाल ही में आम चुनाव जीता, उनका म्यांमार की निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंध है? ऑप्शन है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, म्यांमार नेशनल पार्टी, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। आंग सान सू की अध्यक्षता वाली पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने म्यांमार का आम चुनाव जीता है और इसमें मुख्य विपक्षी पार्टी है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसको हराया है। और म्यांमार के संसद की बात करें तो म्यांमार की संसद में दो हुलुटाब हैं। हुलुटाब यानी कि दो सभाएं हैं, दो सदन हैं। हुलुटाब बोला जाता है वहाँ के सदन को। तो ऊपरी सदन और निचला सदन। म्यांमार की संसद में 25% सीटें जो हैं वो सेना के नामित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। और इसके साथ ही म्यांमार के संविधान में 3 मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा और सीमा मामलों के मंत्रालय जो हैं वो सैन्य नियंत्रण में दिए गए हैं। आंग सान सू को 1991 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी वर्तमान में ये म्यांमार में राज्य सलाहकार के रूप पद पर नियुक्त हैं। इसके अलावा म्यांमार दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसकी राजधानी नैपीदिया है और राष्ट्रपति इसके वर्तमान विन मिंट हैं। मुद्रा क्याट है। ये म्यांमार का मानचित्र है और यहाँ हमें स्पष्ट हो रहा है यहाँ इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं और बांग्लादेश। तो चलते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मालाबार अभ्यास 2020 के दूसरे चरण की शुरुआत किस सागर में की गई? ऑप्शंस हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर या मन्नार की खाड़ी। तो इसका आंसर होगा अरब सागर। तो मालाबार अभ्यास 2020 के दूसरे चरण की शुरुआत जो है उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर 2020 तक के लिए शुरू किया गया। और इस अभ्यास के पहले चरण की जो शुरुआत है, जो पहला चरण संपन्न हुआ वो 3 से 6 नवंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में हुआ था। मालाबार अभ्यास 2020 का पहला चरण। इस अभ्यास में भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के मध्य ये अभ्यास हुआ। और ये पहली बार है कि क्वाड देश यानी इन 4 देशों का समूह को क्वाड देश कहा जाता है। कौन कौन से? भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये पहली बार है कि क्वाड देशों का एक साथ नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। और मालाबार अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है जो 1992 में अमेरिका और भारतीय नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। इसमें जापान 2015 में शामिल हुआ और इस अभ्यास में और फिर उसके बाद 2020 में यानी इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। तो ये भारत हमारा प्यारा देश और इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हम देख रहे हैं कि अरब सागर है। अभी पहला जो चरण हुआ वो बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ मालाबार युद्धाभ्यास का, और दूसरा चरण अभी उत्तरी अरब सागर में यहाँ पर चल रहा है। मालाबार तट पश्चिमी कोस्ट पर है और इसके ठीक विपरीत पूर्वी कोस्ट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है। अंडमान सागर की स्थिति देखें तो अंडमान सागर कुछ यहाँ पर स्थित है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर। तो इसका आंसर होगा 19 नवंबर को असहिष्णुता के खतरों और सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 1995 में यूनेस्को ने सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा को अपनाया और 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाने के प्रस्ताव को पारित किया। सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म के 125वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 1995 में किया गया था। मदनजीत सिंह जो पुरस्कार है, इसमें मदनजीत सिंह जी जो हैं वो भारतीय कलाकार, लेखक और राजनयिक हैं। मदनजीत सिंह, इनके दान से ये संभव हो पाया ये पुरस्कार दिया जाना। और ये पुरस्कार जो है और ये इसके साथ ही मदनजीत सिंह यूनेस्को के सद्भावना राजदूत भी थे। मदनजीत सिंह महात्मा गांधी के अनुयायी थे और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिर्ज़ापुर जेल में भी ये रहे थे मदनजीत सिंह। ये पुरस्कार हर 2 साल पर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। और 2018 में ये पुरस्कार कनाडा के फिल्म निर्माता मानोन वारियू और केन्याई NGO द कोस्टिक्स इनिशिएटिव को प्रदान किया गया था। अभी 2020 के पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिम राष्ट्रपति मैनुएल मैरिनो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है पेरू, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर। तो इसका आंसर होगा पेरू। तो पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति मैनुएल मैरिनो ने हाल ही में 15 नवंबर 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 10 नवंबर 2020 को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। और जब राष्ट्रपति मार्टिन ये कार्यभार जो उन्होंने संभाला, क्योंकि उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मार्टिन विज़कारा को 9 नवंबर 2020 को वहाँ की जो कांग्रेस वहाँ की संसद को कहा जाता है पेरू की, वहाँ उनके विरुद्ध यानी राष्ट्रपति विज़कारा के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। और फ्रांसिस्को सॉगस्टी को अब वर्तमान में मैनुएल मैनिरियो के स्थान पर अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पेरू की स्थिति पर नज़र डालें तो पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसके उत्तर में इक्वाडोर, कोलंबिया, पूर्व में ब्राज़ील और दक्षिण पूर्व में बोलीविया और दक्षिण में चिली देश आता है। पेरू के चिली देश आता है। तो ये इसके चारों तरफ लगने वाली सीमाएं हैं देशों की। और इसकी राजधानी लीमा है और मुद्रा सोल है। राजधानी क्या है? लीमा और मुद्रा सोल। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह देश है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल होगी। और परभणी महाराष्ट्र का सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला जिला भी है। सौर ऊर्जा क्या होता है कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसे फोटोवोल्टिक सेल की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे सबसे स्वच्छ और सबसे प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा माना जाता है। महाराष्ट्र पर एक दृष्टि डालें तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और वर्तमान राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो मानचित्र पर हम इसकी स्थिति को देख सकते हैं। मानचित्र पर महाराष्ट्र यहाँ है और इसके पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर के साथ तटीय सीमा लगती है। इसकी उत्तर में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं? ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, एस राजेश्वर राव, किरणपाल नागौर, सुरेश राणा। तो इसका आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। संजय कुमार मिश्रा को इस पद पर 2018 में नियुक्त किया गया था। और प्रवर्तन निदेशालय एक
केंद्रीय जांच एजेंसी है जो 2 केंद्रीय कानूनों जिसमें काले धन की रोकथाम अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को देखता है। इस कानून को या ये जो कानून है इनको मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी और अवैध वित्तीय यानी कि हवाला लेन देन को रोकने के लिए बनाए गए थे ये 2 कानून। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है किसने? चुनाव आयोग ने। ऑप्शन है सोनू सूद, शेखर कपूर, अक्षय कुमार, राजकुमार राव। तो इसका आंसर होगा सोनू सूद। सोनू सूद को भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। सोनू सूद पंजाब के मोगा जिले के निवासी हैं और उन्होंने पंजाबी, हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमाओं में लगातार काम किया है। पंजाब की पर दृष्टि डालें तो पंजाब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य है और इसकी सीमा भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से लगती है। यह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री वर्तमान में अमरिंदर सिंह और राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। और अगर मानचित्र पर देखेंगे तो पंजाब की स्थिति कुछ यहाँ है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश लग रहे हैं और दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान के साथ इसकी सीमा साझा हो रही है और पाकिस्तान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन है हमारे पास डस्टिन जॉनसन, ऑप्शन बी है टाइगर वुड्स, ऑप्शन सी है फिल मिकल्सन और ऑप्शन डी है विजय सिंह। तो आंसर होगा इसका डस्टिन जॉनसन। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी अमेरिकी गोल्फर डस्टिन जॉनसन ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता और उन्होंने वर्ष 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ा है। इस रिकॉर्ड को किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? टाइगर वुड्स के 1997 में बनाए गए रिकॉर्ड्स को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि रूस की अध्यक्षता में आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय यानी कि थीम क्या है? ऑप्शन है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और मानव विकास, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय सहयोग का विकास, ऑप्शन सी है नवाचार की तरफ ब्रिक्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास विषय के तहत 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और रूस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और यह इस क्रम में भारत 2012 और 16 के बाद तीसरी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में किया गया था। ब्रिक्स की आधिकारिक भाषाएं हैं हिंदी, पुर्तगाली, रूसी, मैंड्रीन और अंग्रेजी। तो ये ब्रिक्स की आधिकारिक भाषाएं हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका होता है। तो 5 देशों का एक सदस्य 5 देशों का ये मंच है, एक संगठन है ब्रिक्स संगठन। इस संगठन के द्वारा ही 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना की गई है जो आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज के वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने हाल ही में चंद्रमा के धूप वाले हिस्से में पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है? ऑप्शन है अपोलो, सोफिया, आर्टेमिस, क्यूरोसिटी रोवर। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।